ये जो बिहारी शब्द होता है, बिहार खटकता है, कभी किसी ने यूज किया है? देखो क्या होता था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक डर बैठा कि यार अगर कल को मैं मर गया और मैं ऊपर जब जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि तेरे को मैंने एक जीवन दिया था, तूने क्या किया। तुमको पता है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, और वो प्रेम था, है, और वो हमेशा बरकरार रहेगा, भले तुम मानो या ना मानो, लेकिन है। बस यूं ही अब तक जिंदगी कटी है, आगे भी ऐसे ही कटती रहेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, शाहरुख खान कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। आज हम किसी ऐसे ही शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बचपन में देखे गए सपने को बड़े होने के बाद उसे पूरा करके दिखाया है। एक ऐसे शख्स जिनकी फिल्मी दुनिया से कोई भी ताल्लुकात नहीं थे। बिहार का एक छोटा सा बच्चा बचपन में सपना देखता है कि उसे एक्टर बनना है। आखिर कैसे वो बड़े होने के बाद अपने बचपन में देखे गए सपने को पूरा करके दिखाता है? तो आइए मिलते हैं हम उस जेंटलमैन से जिसने फिल्मी जगत में अब तक 40 से ज्यादा फिल्म और सीरियल कर ये दिखाया है कि अगर आप किसी भी चीज को पाने की कोशिश करो तो कोई भी बड़ी सी बड़ी बाधा भी आपको पीछे नहीं कर सकती। वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि अगस्तानन सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, घर पे सब ठीक है? एकदम सब बढ़िया। तो मैं अभी शुरुआत करती हूँ। बचपन में आपने एक सपना देखा, एक्टर बनना है। क्यों क्यों ख्याल आया आपके दिमाग में कि एक्टर ही बनना है? मतलब फैमिली भी बिलोंग नहीं करती है, कोई एक्टिंग फील्ड से है भी नहीं, कोई बैकग्राउंड होता है, कुछ होता है आपको? हाँ, देखो अंजलि, मेरे पिताजी फौज में थे, और मेरा जो सारा बचपन है वो आर्मी कैंटोनमेंट्स में बीता। हालांकि मैं बिहार में पैदा हुआ, लेकिन रहना मेरा अलग अलग आर्मी कैंटोनमेंट्स में हुआ। और आर्मी कैंटोनमेंट्स की एक बड़ी खास बात होती है, और बड़ी मजेदार बात ये होती है कि हर हफ्ते वहां पे फिल्में दिखाई जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो ओपन एयर थिएटर होते हैं, या जिन कैंटोनमेंट्स में ओपन एयर थिएटर्स नहीं होते हैं, वहां पे मुझे याद है बचपन में एक गाड़ी आया करती थी। तब फौज में शक्तिमान या 3 टन गाड़ियां चला करती थी, और उनमें छेद होते थे और प्रोजेक्टर लगे होते थे। 2 प्रोजेक्टर होते थे, और उन प्रोजेक्टर से सामने एक पर्दा लगता था और फिल्में चलती थी। अच्छा, वो चीज मेरे को बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि भाई प्रोजेक्टर चल रहा है, सामने फिल्म चल रही है, पूरे फौजी बैठे हुए देख रहे हैं, पीछे फैमिलीज है फौजियों की, वो देख रही हैं, लेकिन मेरा ध्यान होता था प्रोजेक्टर की तरफ। बड़ा पर्दा? हाँ, नहीं, प्रोजेक्टर की तरफ। अच्छा, जहां से लाइट जा रही है। हाँ, पर्दे पे ध्यान होता था, लेकिन प्रोजेक्टर मुझे बड़ा मतलब लगता था ना कि ये कौन सी विचित्र चीज है। उसमें रीलें लगी हुई हैं, रीलें घूम रही हैं, गुर्र ऐसे आवाज आती थी, और मैं वेट करता था कि कब रील कटे। वो रील टूट जाती थी ना तब, मतलब ये काफी पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब लेट 70s और 80s की बात, 80s में। तो रीलें टूटती थी, और जैसे रील टूटती थी तो वो जो फौजी ऑपरेट करते थे वो रुक जाते थे, और वो उसको काट के फिर चिपकाते थे, और जो कटी हुई रील होती थी ना, वो मैं जाके उठा लेता था वहां से। तो अलग अलग फिल्मों की, दीवार हो गई, अमर अकबर एंथोनी, या फिर कालीचरण, बहुत सारी फिल्मों के ना मेरे पास रीलें। अच्छा, फिर मैं क्या करता था, उन रीलों को घर लेके आता था और उनको कैंची से काटता था। और हमारे घर में, फौज के घरों में अलमारियां बड़ी बड़ी होती थी ना, तो मैं अलमारी के अंदर घुस जाता था। अच्छा। हाँ, और अलमारी के अंदर घुसने के बाद वो बड़े बड़े पैंच होते थे उस जमाने में, बड़ी बड़ी बैटरी लगती थी उसमें। टॉर्च के आगे का हिस्सा मैं खोल देता था, जो कांच वाला था ना, वो खोलता था ग्लास में, और फिर उसमें ना टॉर्च जला के और आगे रील रखता था, और सामने फिल्म प्रोजेक्ट होती थी। अच्छा। मतलब वो रील जो है, हाँ, हाँ। वो सामने मतलब स्टिल ही दिखता था,
लेकिन बड़ा मतलब इतना कौतूहल वाला चीज होता था ना वो, मतलब देख के कि अरे अमर अकबर एंथनी बच्चन साहब सामने। उसके बाद मैंने क्या किया, बच्चों को बुलाना शुरू किया, मेरे जो कटफुट के हाँ। आसपास के मेरे दोस्त थे, उनको बुला के सबको अलमारी में घुसाता था उनको दिखाता था। तो वहां से फिल्मों के प्रति ना एक लगाव। रुझान, एक लगाव, और फिल्में देख के ना मतलब हम एक दूसरे को ना शाम को कहानियां सुनाया करते थे। मान लो कि मैं फिल्म देखने गया, मेरा कोई दोस्त गया, तो हम बैठते थे अगली शाम को फिल्म, अच्छा फिल्म रात को दिखाई जाती थी क्योंकि ओपन एयर होता था ना सब, तो फिल्में रात को वहां पे दिखाई जाती थी। फिर अगले दिन फिल्म की पूरी कहानी नरेट करते थे, और वो जो नरेशन है ना, सब बैठते थे एकदम छोटे छोटे बच्चे से, हम ध्यान से सुनो। और एक आदमी नरेट कर रहा है कि अच्छा अभी अमिताभ बच्चन ऐसे आए, और ये गब्बर सिंह ऐसे आया, और ये हुआ वो हुआ, और सब अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो वहां से एक रुझान फिल्मों के प्रति मेरा एक जागृत हुआ, और वैसे ही करते 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 उम्र के जब 22 साल बीत गए, जब तक मेरे पिताजी रिटायर नहीं हुए, तो हम आर्मी कंटोनमेंट्स में ही रहे। फिर पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया, और वहां पे आर्ट एंड कल्चर का एक अलग ही माहौल था। जब मैं उस कॉलेज में गया पुणे में, तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ से बड़े बड़े कलाकार जो हैं, या जो फिल्मी हस्तियां हैं, वो यहीं से पास आउट। अब जैसे सई परांज पे थी, और मेरे समय में सोनाली कुलकर्णी मेरे सामने थी, मेरे से साल भर जूनियर थी वो, या फिर एक और एक्ट्रेस थी, वो हमारे साथ थी। अब उसका नाम पता नहीं क्यों दिमाग में अटक गया मेरे, कोई बात बट नहीं, तो वो भी हमारे साथ हुआ करती थी। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, प्रहलाद कक्कड़ थे, वो हमारे सीनियर थे। एक गौतम जोगलेकर, मराठी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उन्होंने प्रहार फिल्म में भी काम किया, उनकी कहानी पे आऊंगा मैं। अच्छा। तो वो भी हमारे सीनियर हुआ करते थे। तो मैं देखता था वहां पे वो एक अलग माहौल, क्योंकि कला के प्रति, थिएटर के प्रति एक फर्ग्यूसन कॉलेज जो है वो गढ़ था। तो वहां से बहुत ज्यादा रुझान, और स्कूल के जमाने से ही फिर मैं जब 11th-12th में आया ना, तब मेरा नाटकों के प्रति रुझान जो है वो पैदा हुआ, और पुणे में शुरुआत हुई फर्ग्यूसन कॉलेज में पहली बार। हम अब मेरा यहाँ तक की जो जर्नी है वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से शुरू। तो हमारे यहाँ एक फेस्टिवल हुआ करता था, यूथ फेस्टिवल। उस यूथ फेस्टिवल में, ये 1993 की बात है, जब मैं मेरा मास्टर्स कर रहा था और मैं फाइनल ईयर में था, फर्ग्यूसन कॉलेज के इतिहास में कभी भी मराठी के अलावे हिंदी प्लेस का मंचन नहीं हुआ था। पहली बार मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, जो बिहार से थे, यूपी से थे, उत्तर भारत से थे, तो हमने ये फैसला किया कि यार यहाँ पे हम इतने साल बिता चुके हैं कॉलेज में, मेरा 5वां साल था कॉलेज में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। हमने देखा कि यहाँ पे मराठी प्लेस होते हैं, क्यों ना हम हिंदी प्ले शुरू करें यहाँ पे। तो हम मिले, हमने हिंदी प्ले शुरू किया वहाँ पे। मतलब फर्ग्यूसन कॉलेज के इतिहास में 1885 से लेके 1993 में पहली बार हिंदी प्ले का मंचन हुआ, और उस प्ले में मैंने एक नेगेटिव किरदार अदा किया। अच्छा, अब एक इंटर कॉलेजिएट वहां पे फेस्टिवल चल रहा था, ये उसी दौरान इसका मंचन हुआ, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उसमें। और इन जो गौतम जोगलेकर हैं, सई परांजपे के जो बेटे हैं, और उनके पिताजी भी अरुण जोगलेकर बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं, उनकी बहन विनी परांजपे बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अभी भी हैं। गौतम जोगलेकर ने मुझे देखा उस प्ले। अच्छा ठीक है, उन्होंने देखा, देख के वो चले गए। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में खड़ा था, और गौतम ग्राउंड की तरफ से चले आ रहे थे, वहां फेस्टिवल चल रहा था, एक प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां से चले आ रहे थे, और प्रहार फिल्म रिलीज हुई थी कुछ ही दिन पहले। तो गौतम हमारे लिए बड़े स्टार थे, क्योंकि वो माधुरी दीक्षित के अपोजिट काम कर चुके थे। तो जैसे वो वहां से आ रहे थे, तो हम सारे दोस्त जो है उनको ऐसे देख रहे हैं इस तरीके से, और सडनली गौतम रुक गए जाके एक जगह। अच्छा। और हमारी तरफ देख रहा है, मतलब मेरी तरफ देख रहा है वो। तो मैं डर गया, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ ऐसा कोई तो स्टार्स का कि भाई घूर के क्यों देख रहे हो तुम हमारी तरफ। तो फिर ऐसे इशारा किया,
कम हियर। तो मैं डर गया, गाड़ी कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ के पीठ फाड़ देंगे भाई। तो मैं थर कांपने लगा एकदम। अच्छा, हमारे जो दोस्त है वो मुझे लगा पता नहीं किसको वो बुला रहा है, अभी तुझे बुला रहे हो, अबे नहीं नहीं तेरे को बुला रहे हो। तो बोले नहीं तुम इधर आओ मेरी तरफ। तो मैं गया, जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई तुमने प्ले में बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक सीरियल डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सप्तऋषि, और जया बच्चन जी उसकी प्रोड्यूसर है। तब उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम होता था सरस्वती ऑडियो विजुअल। तो मतलब अच्छा। तो उन्होंने बोला कि उसमें ना एक बड़ा ग्रेइश किरदार है। कब की बात है ये 1993। 93। तो मुझे सीरियल का, फिल्मों का मतलब कैसे काम होता है क्या, मतलब वो आइडिया नहीं था। फिल्में देखने का शौक था और सीरियल्स देखने का शौक था, लेकिन उसमें काम कैसे होता है, किस तरीके से एक्टिंग होती है, क्या होता है, उसका कोई आइडिया नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई उसमें ये किरदार है वो तुम प्ले करोगे। अच्छा, जब उन्होंने बोला ना कि ये किरदार तुम प्ले करोगे, उसके बाद मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। उसके बाद उन्होंने कुछ बोला, आगे वो कुछ बोला। हाँ मुझे पता नहीं चला। हाँ। मेरा कान सुनना, दिमाग सुनना, सब सुन चल गया वो बोल के। और मैं जो है अपने दोस्तों के पास आया, तो मेरे दोस्तों को ये लग रहा था मेरे को डांट पड़ रही थी कि क्यों देख रहे हो, क्या है घूर के, लगे क्या बोला गौतम ने। वो यार उन्होंने बोला कि मैं उनके सीरियल में काम कर रहा हूँ। और यार क्या बात है यार, तो सीरियल में काम कर रहा है, एकदम मुबारक हो भाई। सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया। खैर मैं चला गया मेरे हॉस्टल के रूम में। अगले दिन दोपहर 12 बजे एक अनजान सा लड़का मुझे खोजता हुआ मेरे हॉस्टल के कमरे में आया। अच्छा। और बोला रे आप ही है ना अगस्तान? हाँ शूटिंग है आज आपकी। अच्छा आज शूटिंग हो? बिल्कुल आइडिया नहीं, मुझे आइडिया नहीं था। तो वो बोला कि आपको 7 बजे कॉल टाइम दिया था उन्होंने, 7 बजे बोला था आपको आने के लिए। 7 बजे? वो तो 12 बज गए। अब मैं झटपट बाल्टी लेके अपना गया बाथरूम में, नहा धो के और फिर भागा भागा तैयार होकर मैं गोखले इंस्टीट्यूट पहुंचा। तो वहां देखता हूँ बड़े बड़े एक्टर्स, अमोल पालेकर जी, तनुजा, हैदर अली, सब उस जमाने के दिग्गज लोग सब बैठे हुए वहां पर। तो मैं गया तो गौतम ने बोला कि अभी से ही तुम स्टार बन गए। मैं नहीं ऐसी बात तो नहीं, आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था कि 7 बजे आना है। मतलब तुमको कल ही तो बोला था शाम को 7 बजे आना है तुमको। अच्छा, जो उन्होंने बोला था। हाँ 7 बजे आपने बोला था आने के लिए। हाँ तुमको 7 बजे बोल के गया, आया था मैं। मैंने बड़े भोलेपन से बोलेंगे आई एम सो सॉरी। जैसे ही आपने बोला ना कि तुम मेरे सीरियल में काम कर रहे हो, उसके बाद मेरा माइंड और कान दोनों ब्लैंक हो गए। आपने आगे क्या बोला उसके बाद मुझे सुनाई नहीं। तो वह हंसने लगे, बोले अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा अभी इंट्रोडक्शन का सीन हम लगा रहे हैं। और चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने तैयार करवा दी। उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन वहां पे शूट हो गया। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस सप्तऋषि नाम का सीरियल जो डीडी मेट्रो के लिए बना। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन एक चस्का लग गया। मतलब कैमरे का, लाइट्स का, एक्शन, इन सब सारी चीजों का ना, क्योंकि वो बचपन से जुड़ा हुआ था ना। फिल्म में देखना और फिर ये सब करना, और अचानक ये चीज मेरे साथ हो जाना, तो उसका कहीं ना कहीं एक चस्का लग गया। तो लेकिन मेरे घर में मेरे पिताजी चाहते थे कि भाई मैं फौज में ही जाऊं, क्योंकि वो खुद फौजी थे। मैं एक्चुअली यही पूछने वाली थी आपसे कि पापा तो एयरफोर्स में थे, नहीं आर्मी में थे, डिफेंस में थे। तो डिफेंस, टीचर, बैंक, ये सब लोग अपने अपने बच्चों को चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ ना वही हमारे बच्चे भी करें, क्योंकि वो सिक्योर लाइफ चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि उनका क्या रेट। हाँ पहले मैंने उनको बताया था। हाँ। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मैं जब फौज वाले एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहा था, तब मुझे वो ओजी ग्रीन जो वर्दी है ना, जो फौजियों की होती है, उससे बड़ा लगाव था। तो मैं भी चाहता था कि मैं फौज में जाऊं, वर्दी पहनूं। और मेरे पिताजी भी चाहते थे कि भाई मेरा बेटा जो है फौज में अफसर बने। मैंने कॉलेज में आने के बाद एनसीसी भी ज्वाइन किया। हालांकि मैं कॉलेज में भी जब था, स्कूल में भी था, तब भी मैं एनसीसी में था। सैनिक स्कूल? नहीं, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में। तो वहां भी एनसीसी में मैं था, और कॉलेज में एनसीसी में
मैं मतलब ऐसा है कि अव्वल एनसीसी में अव्वल रहा हमेशा, मतलब 3 साल अव्वल एकदम। तीनों साल जो है मुझे जो भाषण देने की जो प्रतियोगिता होती है ना एनसीसी वाली, उसमें प्रथम ही रहा। इवन शूटिंग में मैं हमेशा जीतता रहा। तो एनसीसी वाले बच्चे दिन भर तो एनसीसी का परेड वगैरह नहीं, हमारे संडे को परेड हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, तो संडेज को हमारी परेड होती थी, और जब हमारे एटीसीज होते थे, एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, तब वो 10 दिन 12 दिन के एटीसीज हुआ करते। अच्छा, उसके बाद मैंने एनडीए के लिए भी एग्जाम दिया। अच्छा। मैंने सीडीएस का भी दिया। 2 बार मैं एसएसबी के लिए भी गया। तो ये दिल से आप करते थे या नहीं, आपका प्रेशर था कि नहीं, मैं दिल से, मतलब ये था कि मैं दिल से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एयरफोर्स की एसएसबी के लिए देहरादून गया, फिर एक बार मैं बैंगलोर गया एसएसबी के लिए। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखी नहीं वहां पे। जो भी हमारा जो बोर्ड बैठता था उनको दिखा नहीं। मे बी मेरे लिए कुछ और चीजें निर्धारित थी। तो खैर मायूसी तो हुई। मैं यहाँ तक कि बीएसएफ के लिए, मैंने सीआरपीएफ के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, उनके लिए भी मैं गया। लेकिन एक बार मेडिकल में मुझे पता चला कि भाई मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। जब नहीं आपका डेस्टिनी मेरे डेस्टिनी, मेरे लिए जो प्रारब्ध है वो कहीं और था, कुछ और लिखा हुआ था। तो खैर पुणे आना हुआ, और पुणे आने के बाद चीजें कुछ अलग दिशा में जाने लगी। मेरे पिताजी मायूस तो हुए थे, वही। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर वो ऐसा कि मैंने उसी वक्त, मतलब जब मैंने सप्तऋषि सीरियल किया था, तो एक्टिंग का तो एक चस्का लग गया और मेरा दिमाग बदल गया। मेरे मास्टर्स के एग्जाम हुए, और एक आदित्य वॉरियर करके एक व्यक्ति हुआ करते थे जो एडिटर थे उसमें। तो उन्होंने बोला कि यार तो तेरा एमए खत्म हो जाएगा, तो तुम मुंबई आ जा, तो मेरे साथ ना काम करना शुरू कर दे। और वो रहते थे अपना वर्सोवा में। उनके घर पे आके रहा भी मैं 1-2 बार। तो मैंने कहा चलो यार सेट है यार, एकदम चले जाएंगे यहाँ। उसी बीच मेरा एक बैंक का एग्जाम था। अच्छा। और सेंटर मेरा मुंबई में पड़ा हुआ। तो मैं मुंबई आया, एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद वो जो हैदर अली, जो एक बड़े उस वक्त के वेटरन एक्टर थे, उनसे मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो शूटिंग के दौरान। हाँ, तो उन्होंने बोला था ना कि जब तू बॉम्बे आएगा ना तो मेरे से मिलना। पर ठीक है। तो मैंने एग्जाम दिया, कहीं परेल में मेरा सेंटर था। एग्जाम देने के बाद मैंने वो डायल करके वो 1 रुपए का सिक्का डाल के उनको फोन किया, अंकल मैं दादर में हूँ, आपका घर दादर में है, बताइए कहाँ आना है। तो उन्होंने बोला कि देख शिवाजी पार्क के पास ना एक बारूद खाना है, वहां तो आना, प्रमीला अपार्टमेंट पूछना। मैं पूछता पूछता प्रमीला अपार्टमेंट चला गया, उनसे मिला, ऐसे ही हॉल में बैठा उनके साथ, उनसे बातचीत करने लगा। अच्छा, शूटिंग के दौरान जब वो पुणे आते थे ना, तो मेरे से पूछा करते थे कि तेरा क्या ड्रीम है, क्या करना है लाइफ में। तो मैं उनको हमेशा बताता था कि मैं मेरे पिताजी की तरफ फौज में जाऊंगा, या जो भी है। अगर फौज नहीं होता है तो मैं बाकी के एग्जाम्स, बैंक के या यूपीएससी के, जो भी देके मैं नौकरी करूंगा। तो इस बार जब उन्होंने पूछा ना कि तेरा एग्जाम हो गया, अब क्या प्लान है, बोला अंकल मैं सोच रहा हूँ एक्टर ही पागल हो गया तो एक्टर बनेगा। मैं ये हैदर अंकल को क्या हो गया, मतलब ये मतलब इस तरीके से मेरे को क्यों बोल रहा है। बोले खबरदार अगर तूने इसके बारे में सोचा भी। मैंने ये खुद इतने बड़े एक्टर हैं, इन्होंने सर्कस, जो शाहरुख खान का सीरियल था, सर्कस, नुक्कड़, वो रिंग मास्टर बनते थे ना उसमें, सर्कस में। नहीं, ये खुद इतने बड़े एक्टर हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं एक्टिंग का, को लगता है कीड़ा काट गया और खबरदार कर रहे हैं तू एक्टिंग मत करना। क्यों अंकल क्या बात है। बोले देख ये एक्टिंग का कीड़ा अगर किसी को काट जाए ना तो वो आदमी बर्बाद हो जाए। तो बोला अच्छा। फिर वो मुझे समझा रहे कि हाँ बहुत जूते घिसने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तू जो कर रहा है वो कर, अभी एक्टिंग मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा जीवन जो है वो नरक बच जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला कि तू नौकरी कर, जीवन में कभी आगे चल के अगर मौका है तो करना, लेकिन ये बड़ी ही कठिन फील्ड है, मत कर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है।
उनकी बात मैंने मानी। तो बाहर आने के बाद वही मेरे अंदर जो है ना द्वंद चल रहा था, दोनों चीजें कि यार उन्होंने ठीक भी कहा और उन्होंने गलत भी कहा, मुझे बरगलाया भी। लेकिन एक दो एग्जाम्पल उन्होंने, जैसे उन्होंने मुझे मयूरी कांगो करके एक एक्ट्रेस है जिसे महेश भट्ट जी ने लॉन्च किया था उस समय, तो उन्होंने ये बताया कि देख यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, जिसकी किस्मत में होता है ना, वो किस्मत उसे कहीं से भी उठा कर लेके आई। तो उन्होंने मयूरी के बारे में बताया कि वो तो एक्ट्रेस बनना भी नहीं चाहती थी, वो तो औरंगाबाद में रहा करती थी अपने फैमिली के साथ, लेकिन महेश भट्ट जी ने उसको देखा किसी फंक्शन और वो मुंबई आ गए और फिर उन्होंने उसके बारे में पता किया और उसको बुला के, वो जुगल हंसराज के साथ एक फिल्म जो थी ना जिसमें गाना था घर से निकलते ही कुछ दूर चलते, उसमें उसको हीरोइन बना दिया, या कोई और फिल्म थी पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको हीरोइन बना दिया। तो उन्होंने बोला कि जब बनना होगा ना तो बन जाएगा अपने आप। तो ठीक है, मैं आ गया। आने के बाद फिर मैं सोचा आगे का कुछ किया जाए। फिर मैंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद मुझे नौकरी के कुछ एक ऑफर्स आए, लेकिन ऑडियो विजुअल मीडिया का मुझे बहुत भयंकर चस्का लग चुका था। तो मैंने पुणे में एक एनजीओ है जो रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स बनाया करते थे, ऑल इंडिया रेडियो के लिए रेडियो प्रोग्राम्स और दूरदर्शन के लिए टीवी स्पॉट्स, उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ और प्रोग्राम्स बनाते थे सोशल अवेयरनेस के। तो मैंने वो एनजीओ, वहाँ के जो बॉस थे डॉक्टर प्रदीप वाघ, उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी हनी बी कीपिंग के ऊपर, जो दूरदर्शन के ऊपर फिलर के रूप में दिखाई जाती थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला सर मुझे आप अपने यहाँ ही नौकरी पर रख लीजिए। उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुमको मैं नौकरी पर रख लेता हूँ अपने यहाँ। और फिर वहां से एक अलग डायरेक्शन में मैं चल निकला। अच्छा, हमारा जो ऑफिस था ना वो एफटीआई, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके ठीक पास में ही था, मतलब मुश्किल से 100 मीटर की दूरी। और मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था और नीचे एक सुरुचि नाम का, अब उसका नाम चेंज हो गया, सुरुचि रेस्टोरेंट होता था। तो उस समय के सारे एफटीआई वाले वहां बैठा करते। अच्छा, तभी एक्टिंग वाला कोर्स शुरू नहीं हुआ था। तब क्या होता था? वहां पे तब डायरेक्शन का होता था, साउंड का, एडिटिंग का, और सिनेमेटोग्राफी का। एक्टिंग वाला तब बंद था, ये 2000 के पहले की बात होता है। अच्छा, 2002 से एक्टिंग का कोर्स फिर से शुरू हुआ। तो एक कहीं ना कहीं मलाल था कि यार एफटीआई कितना पास में हो, और हम उस दौर में, मतलब हमने ग्रेजुएशन किया और नौकरी कर रहे हैं जब यहाँ पे एक्टिंग का कोर्स ही नहीं होता, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और काफी सालों तक, वो मेरे ख्याल से 15-20 सालों तक और डिसकंटिन्यूड रहा वो कोर्स एक्टिंग का। तो मैं नीचे देखता था, वो सब बैठे रहते थे, तो कई बार मैं नीचे जाता था, चाय पीने के बहाने बगल के टेबल पे बैठ जाता था। फिर वो उनकी बातचीत सुनता था मैं, वो सारे यार मेरे को डिप्लोमा फिल्म बनानी, यार मैं किस एक्टर को कास्ट करूं, क्या करूं। मैं अच्छा, यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो एक्टरों की बात कर रहे हैं। फिर मैं दिल से होता था, अच्छा देखिए मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे कास्ट कर लीजिए आप लोग। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो 2 फिल्में मैंने डिप्लोमा फिल्में की, वाह, एफटीआई के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि एक्टर होते ही नहीं थे वहां पे, तो मुझे मौका मिला। एक में तो मैंने लीड किया, एक बांग्लादेशी स्टूडेंट था उसकी फिल्म में। हाँ, उसने बांग्लादेश मूवमेंट जो हुआ था 71 का, उसके ऊपर वो फिल्म बनाई थी, तो उसमें मैंने लीड प्ले किया। तो वहां से एक्टिंग दूसरी एक ये शुरू हुई, लेकिन मैंने फुल टाइम एक्टिंग उस वक्त नहीं। हैदर अंकल की बात, और तब तक मेरी शादी हो गई 1999। शादी होने के बाद जिम्मेदारियां, 2000 में मेरा बेटा पैदा हो गया। अब वो सबको छोड़ छाड़ के तो मैं एक्टिंग कर नहीं सकता था, तो मैंने मेरी नौकरी कंटिन्यू। शादी क्या लव मैरिज थी? हाँ, मतलब मेरी वाइफ जो है वो आसाम से है। आगे मैं नौकरी करता रहा और नौकरी करते करते काफी साल हो गए, और बीच में 2005 में मुझे एक्टिंग का थोड़ा सा फिर से ये हुआ कि नहीं यार एक्टिंग करनी चाहिए। मतलब 1993 में मैंने पहला टीवी शो किया था,
फिर बीच में वो एनजीओ के साथ मैंने काम करना शुरू काम किया। उसके बाद मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में चला गया, मैंने वहां पे नौकरी। फिर इवन मैं एमपी स्टेट का हेड बना और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्डम सोशल मार्केटिंग का प्रोग्राम था, तो मैं कॉन्डम सोशल मार्केटिंग का हेड बन गया। भारत सरकार का प्रोजेक्ट हो, तो वही गांव गांव में जाके हमको कॉन्डम जो है वो दुकानों में और बाकी तो जगहों ये पे, पूरी इंडिया में चलता था या नहीं पूरे इंडिया में चलता था, लेकिन हर स्टेट में एक स्टेट का हेड। तो एचआईवी एड्स के प्रिवेंशन के लिए या फिर फैमिली प्लानिंग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकने के लिए ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट चलता है। तो उसका मैं एमपी स्टेट का हेड था 2008 से 2010 के बीच में, वो काम किया। और उसके बाद जब मैं वापस पुणे आया, क्योंकि फैमिली मेरी पुणे में थी, बच्चे मेरे पुणे में थे। कैसा जब आप कॉन्डम का घर घर में जाके देना होता था? नहीं, घर घर में नहीं, हाँ, भारत सरकार का ये मैंडेट अच्छा, कि एवरी पूरे देश भर में किसी भी व्यक्ति को कॉन्डम के लिए 15 मिनट से ज्यादा ना चलना पड़े। ये सरकार का मैंडेट है, लोगों को पता नहीं, लेकिन सरकार का WHO का ये मैंडेट है कि भाई पूरे दुनिया भर में हमको अगर HIV एड्स को रोकना है या हमको आबादी बढ़ने से अगर रोकना है लोगों को, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकना है, तो किसी भी व्यक्ति को 15 मिनट से ज्यादा ना चलना पड़े कॉन्डम के लिए। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी होती थी कि हम गांव गांव में जाके, चाहे वो किराने की दुकान, हर गांव में या शहर में मेडिकल स्टोर्स तो होते नहीं, तो हमको नॉन ट्रेडिशनल आउटलेट्स पे कॉन्डम प्लेस करवाने होते थे। तो हम जाते थे, मेरी टीम होती थी, और एक एक गांव, मतलब एक गांव में सपोज हमको 3 या 4 दुकानें ढूंढनी है, चाहे वो नाई की दुकान हो, चाहे पंचर वाला हो, चाहे वो किराने की दुकान हो, ब्यूटी पार्लर हो, कोई भी दुकान हो, हमको उनको कन्विंस करके ना कि भाई ये रख लो, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। बड़ा टफ काम होता है। बिल्कुल वही थी, इसीलिए बात कई बार तो डंडे मार मार के लोगों ने भगाया तो अपनी जान बचाते बचाते भागे। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है ना कि लोग जुबान पे भी लाना ऐसा होता है। हाँ, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल हो गया। मतलब मैंने जब नौकरी की, लेकिन मेरे घर में मैंने बताया नहीं था कि मैं ही करता। हाँ, मैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम ही था टारगेटेड कॉन्डम सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम। अच्छा, तो उसका मैं हेड था, तो मैंने कभी नहीं बताया कि भाई मैं कॉन्डम हेड करता हूँ, मतलब कॉन्डम सोशल मार्केटिंग कभी घर में नहीं बताया। मैंने ये बताया नैको का प्रोजेक्ट है, वो मैं करता हूँ, उसका मैं एमपी स्टेट का हेड। जो ये 2008 से 2010 तक का। हाँ, एक्टिंग में परमानेंट आपका? हाँ, तो 2005 में जब मैं नौकरी कर रहा था, तब मैंने एपिसोडिक्स कुछ किए थे, तब मैं मूवी में नौकरी करता था एक ऑर्गेनाइजेशन। तो साथ साथ एक्टिंग भी? हाँ, मैं अपने ऑफिस में झूठ झाट बोल के अपना CID या हर टाइप से ये सब एपिसोडिक्स किया करता था। लेकिन वो बहुत उतना नहीं किया मैंने बाद में, क्योंकि मैं नौकरी करता रहा। 2010 में जब मैं पुणे वापस आया, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो था कि भाई लाइट्स, कैमरा, एक्शन, इनसे मैं दूर नहीं रह सकता। फुल टाइम एक्टिंग मैं 2011 के बाद ही सोच रहा था कि मैं फुल टाइम एक्टिंग में आ जाऊं, लेकिन कुछ पैसे जुटाने थे मुझे, ताकि कुछ ऊंच नीच हो जीवन में तो थोड़े से पैसे होने चाहिए। तो मेरी वाइफ भी नौकरी करती थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ नौकरी कर रही थी वो, लेकिन फिर भी बच्चों वगैरह की जिम्मेदारियां थी ना, बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल में थे। लेकिन हुआ ऐसा, 2013 की बात बता रहा हूँ, तो मन में एकदम ये आया कि नहीं, अब तो एक्टिंग करनी, क्योंकि मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक्टिंग जो है, अभिनय जो है, वो बसा हुआ था। तो भाभी अग्री थी? हाँ, तो हुआ ऐसा, तब मेरी उम्र हो गई थी लगभग 43-44, 2013 में 43 साल का था मैं। और उस दौरान ऐसा हुआ कि मेरे कुछ कॉलेज के जूनियर्स या मेरी जान पहचान के मेरे कुछ एक बैचमेट्स तब तक मर गए। अच्छा, मतलब किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई किसी बीमारी से मर गया। तो ऐसे 3-4 लोग पिछले 3-4 सालों में एक्सपायर कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डर बैठा कि यार अगर कल को मैं मर गया और मैं ऊपर जब जाऊंगा
और भगवान मुझसे पूछेगा कि तेरे को मैंने एक जीवन दिया था, तूने क्या किया। और मैं भगवान के सामने अगर कहूंगा कि मैं भगवान, मैंने अपने मन की नहीं की, मतलब अभिनय, तो भगवान तो मुझे एक झापड़ मारेगा ना कि भाई मैंने तुझे जीवन दिया था कि तू अपने मन की करके फिर यहां वापस आ, और मैंने अपने मन की नहीं। भाई देखो, फैमिली के लिए सब जीते, ये फैमिली की डिमांड्स कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है, बच्चों की डिमांड्स कभी खत्म नहीं होंगी, जीवन की आकांक्षाएं जो है वो कभी खत्म नहीं होती, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, और एक व्यक्ति उन्हीं जरूरतों को पूरा करते 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 एक दिन मर जाता है, अपने मन की नहीं कर पाता है। तो फिर 2013 में मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं अब अपने मन की करूंगा। तो मैंने मेरी धर्मपत्नी से बात किया, मैंने कहा कि अब देखो मुझे एक्टिंग करनी है। वो बड़ी अच्छी बात है, वाह, करो, मैं तो नौकरी कर ही रही हूँ। बहुत अच्छी पार्टनर। हाँ, फिर मैंने सोचा अब शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि 2005 से 2007 के बीच में जब मैं नौकरी कर रहा था यहाँ पे, तब मैंने देखा था कि कितने जूते घिसने पड़ते हैं। और मुझे हैदर अंकल की भी बात याद आई कि भाई पापड़ बेलने पड़ेंगे, जूते घिसने पड़ेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक फिल्म बने और उसमें मेरा एक बड़ा किरदार हो और मैं दुनिया के आगे छा जाऊं। अब वैसे ही न्यूज चैनल्स में नौकरी करते करते, काम करते हुए मेरी जान पहचान जो है ना बहुत अच्छी हो गई थी, और मेरा नेटवर्क हमेशा से मेरे यार दोस्तों से लेकर बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा। तो मैंने मेरे एक दोस्त को फोन किया भोपाल में, मेरा भाई मुझे ना एक फिल्म बनानी है, बोला आ जाओ भोपाल आ जाओ। मतलब देख, पैसों का इंतजाम करना है। हाँ अरे भैया आ जाओ आप, हो जाएगा। तब तक क्या हुआ था कि मेरी मुंबई के 2 लोगों से जान पहचान होती थी, और उनको पता था कि इनका नेटवर्क अच्छा है, तो मेरे पीछे पड़े हुए थे। एक उसमें से एक डायरेक्टर था और एक और पटना का ही लड़का था। अब वो चूंकि पटना का ही था और मेरा भी संबंध पटना से, तो वो मेरे काफी पीछे पड़ा हुआ था कि फिल्म बनाते हैं, और वो प्रोडक्शन का काम करता था, मेरे पीछे पड़ा रहता था। तो मैंने उनको बोला कि भाई सुनो, चलो भोपाल चलते हैं और फिल्म बन जाएगी। तो अपनी कहानी वानी लेके सब वहां पहुंच गए। अब मेरा दोस्त जो है वो, उसका बहुत बड़ा घर, बड़ा लॉन, आलीशान एकदम पूरा, उसकी जो लाइफ स्टाइल है। मगर दुर्भाग्य से उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है, मगर उसकी चलती बड़ी है, मतलब व्हील चेयर पे ही रहता है, मगर उसका बहुत। हाँ। तो हम उसके घर पहुंचे तो उसने बहुत सारे लोगों को बुला के रखा था वहां पे, कुछ नेता भी थे, कुछ और भी, क्योंकि उसका रसूख ही ऐसा था कि हर कोई उसके पास ना काम कराने के आता था। तो उसके लॉन में एक ऐसे शेड बना हुआ था, वहां हम बैठे, और व्हील चेयर पे उसके जो काम करने वाले हैं नौकर, वो उसको लेके आए, और जैसे उसको लेके आए तो सब खड़े हो गए, नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। राजपाल का इतना रसूख, ठीक है। अच्छा, वो मुझे मोटिवेट बहुत करता है कि भाई शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं करता है, फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इतनी सारी चीजें करता है। खैर, उसको नौकरों ने गोदी में उठा के सोफे पे बिठाया, वो बैठा। बैठने के बाद एक व्यक्ति थे, उनकी उम्र 55-60 साल थी, तो उनकी तरफ इशारा किया कि ये हमारे भैया है, मुंबई से है। तो वो बोलते हैं जी भैया आदेश करें। बोला ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आप इनको फाइनेंस करेंगे, ठीक है। अब ये अचानक हो गया, और वो जो 2 लोग थे मेरे साथ, वो भी एकदम उनकी आंखों में चमक आ गई। तो बोले आप बैठ के यहां बात कर लीजिए। और अचानक एक फिल्म का प्लान हो गया, मतलब कहानी तो लेके गए थे, वो तैयार हो गए, पैसे भी देने के लिए सारी चीजें रखी भी होने लगी, गाड़ियां भी मिल गई उसी दिन, 3-4 दिन हमने रखी की सब किया। फिर हम आ गए। आने के बाद मुंबई में मैं पुणे से आता था, और वो दोनों जो है ना रोज झगड़ा, उनको पता था कि एडवांस कुछ पैसे मिल गए, ठीक है।
अब उनके दिमाग में खुराफात कि कितने पैसे बचाने हैं, कितना मैं कमाऊं, कितना मैं कमाऊं। अच्छा, मेरे मन में ना एक बच्चा होता, भाई बड़े भोलेपन से मैं पुणे से आता था, अपना ट्रेन में बैठो या टैक्सी में आओ या बस में आओ, और बड़ा खुश होकर कि अब फिल्म बनेगी, उसमें मेरा रोल होगा और वो फिल्म रिलीज होगी, लोग मुझे पहचानने लगेंगे, मुझे काम मिलने लगेगा। अब मैं इधर आऊं, देखो दोनों लड़ रहे हैं पैसों को लेके। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया और वो फिल्म बनी नहीं, क्योंकि फिल्म का बजट 3.5 करोड़ से उन्होंने 13.5 करोड़ कर दिया। अब ये प्लानिंग, इसमें अमिताभ बच्चन जी आएंगे, इसमें बोमन ईरानी, इसमें ये वो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ था, तो उनमें से एक लड़का जो था वो मुझे कहता है कि यार अरस जी, मेरा सपना ना प्रोड्यूसर बनने का पूरा हो जाएगा। तो मैं, अच्छी बात है भाई, बोला इस फिल्म से ना मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ ना आपके लिए इसमें कैसे क्या किया जाए। जैसे उसने ये बोला ना, मेरे ये दिमाग में झटका है, मन में आई, सारा कराया मैंने, जान पहचान कराई मैंने, और ये सडनली प्रोड्यूसर बन रहा है और अभी बोल रहा है आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सोचना पड़ेगा। तो मैं शॉक में बैठा हूँ। फिर बोलता है मैं सोच रहा हूँ ना आप इसमें ना फिल्म में छोटा मोटा रोल कर रहे और एक 40-50 हजार रुपए आपको मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं बोला अरे यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। फिर मैं पुणे चला गया। अब मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूं, मुझे पता है उनके मन में खुराफात आ चुकी है। तभी दूसरे किसी एक राइटर कहीं से टकराए, उनको डायरेक्टर बनना था। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया और मलाड में एक जहाँ मूवी टाइम है उसके पीछे एक कैफे है, और उन्होंने कहानी सुनाई। वो ऐसा नरेशन ना कि मैं दंग रह गया। वो जहाँ रोना है वो राइटर उधर रो रहे हैं, जहाँ हंसना है वहां हंस रहे हैं, जहाँ गिरना है छपाक से गिर जाए गुस्से से नीचे। मैं बोला यार ये तो साक्षात फिल्म दिखा दी इन्होंने, मतलब बस यही कहानी करनी है। तो मैं बोला देखो भाई, मुझे ना इसमें को रोल करना है। हाँ अरे आपकी, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे जो भी है, वो साथ में आते थे। वो एक दूसरे को उन्होंने देखा, बोला अरे आपके लिए तो ऐसा रोल होगा ना कि कल को ना आपको ऑस्कर वाले ढूंढते हुए आएंगे। तो मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, और जो एक्टर है वो कुलांचे मारने लगा, और अब मुझे ऑस्कर दिखाई दे रहा और कुछ नहीं। मतलब बस यही डायरेक्टर है, यही मुझे अब ना मेरे मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो मैंने फोन कर दिया वहां पे कि भाई देखिए ये फिल्म करनी है और ये 1 करोड़ में ही बन जाएगी। अच्छा ठीक है भाई। शाम तक मैंने उनको 10-12 लाख एडवांस भी दिला दिया। ठीक है, अब वो जो फाइनेंस कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि कौन है, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया सब। तो पैसे उसे आ गए। अब शूटिंग जल्दी करनी है, ये करनी है, इलाहाबाद में जाके ये करना है, वो करना है। अब वो जल्दी मचाने लगी एकदम। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है भाई। उन्होंने बोला आप नहीं करेंगे, कोई दूसरा खड़ा है फिल्म बनाने के लिए, फिल्म आपके हाथ से निकल जाएगी। अच्छा मुझे डर लगने लगा यार, फिल्म हाथ से निकल जाएगी तो सारे सपने जो है वो चूर चूर हो जाएंगे। अब मैं तुरंत पैसे मंगाने लगा वहां से। पैसे आ गए, चले गए हम इलाहाबाद शूटिंग करने। 10-15 दिन हो गए शूटिंग करते हुए। अच्छा उसमें अखिलेंद्र मिश्रा जी थे, हेमंत पांडे, ये लोग। तो अखिलेंद्र जी से मेरी वहीं जान पहचान हुई, हेमंत पांडे जी से मेरी वहीं जान पहचान हुई। उन सबके लिए मैं प्रोड्यूसर था, क्योंकि सब कुछ पैसे मैं दे रहा था। अब जब 10-12 दिन 15 दिन हो गए ना शूटिंग करते हुए, तो मैंने बोला यार मेरी तो शूटिंग की नहीं एक दिन भी। तो मैंने वो डायरेक्टर महोदय को बोला भाई मेरा कब करेंगे। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला अरे यार एक काम करो, अखिलेंद्र जी आए ना कल सुबह ना, रास्ते में जाएंगे तो वो हम नदी के किनारे ना अगस्त जी का सीन शूट कर रहे। तो थोड़ी तसल्ली हुई, तो हम गए। अच्छा मैं बोल रहा हूँ भाई स्क्रिप्ट दो मेरे को, क्या है स्क्रिप्ट। ना 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 अगस्त जी, आप एकदम नेचुरल एक्टर है, आपको स्क्रिप्ट देंगे ना आप भटक जाएंगे, आप बहक जाएंगे, आप वो नेचुरल एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। यार ये तो कमाल का डायरेक्टर है भाई, ये पक्का इसने मेरे बारे में कुछ सोच रखा है। खैर अगले दिन सुबह रास्ते में जाते जाते अखिलेंद्र जी थे, एक सीन शूट किया गया जो फिल्म में केवल 30 सेकंड का है। अखिलेंद्र जी को और उनकी बीवी को बच्चा नहीं है, और मुझे पंडित बना दिया गया, मैं पूजा करवा रहा हूं। तो मैंने बोला हो गया, हाँ हो गया।
आगे सीन आएगा ना आपका। फिर 5-6 दिन के बाद एक और सीन शूट किया, वो भी 30 सेकंड का। मतलब पूरी फिल्म में इतनी मेहनत करने के बाद केवल 30-30 सेकंड के 2 सीन। अब वो जो ऑस्कर दिख रहा था मेरे को, और जो फिल्म फेयर और वो पता नहीं कौन कौन से ब्लैक लेडी और गोल्डन लेडी और ये फलाना वो गोल्डन ग्लोब, वो सारे चूर चूर हो गए वहां। ठीक है, वो फिल्म चलो बनी जैसे तैसे, और बजट उसका 1 करोड़ से वो 1.25 करोड़ पे पहुंच गया, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। तो एक दुख कि भाई किसी के पैसे लग गए, और उसका कारण मैं भी हूं, तो बड़ा बुरा लगा इस बात का। और मेरा भी कुछ नहीं हो पाया, जो मैं पैराशूट जंपिंग करना चाहता था फिल्म इंडस्ट्री में, वो फ्लॉप हो गया। खैर मैं चला गया बैंगलोर, क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए थे उनका एक इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, तो वहां मैंने साल भर रह के, एक गिल्ट फीलिंग होती ना भाई, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं भी, तो मैं वहां साल भर रहा, एक फिल्म इंस्टीट्यूट शुरू करवाया वहां पे। ठीक है, 2014 में जनवरी की बात है, और ये शूटिंग हमारी नवंबर 2013 में हो गई। तो 2014 में मैं वहां जनवरी में चला गया और वो फिल्म इंस्टीट्यूट शुरू करवाया, और वहां पे डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम हमने शुरू किए, और वो अच्छा चलने लगा। मतलब आज भी वो चलता है। तो लोग कहते हैं कि यार वो चलो फिल्म जो है वो नहीं हुई, मगर उसकी वजह से ना ये इंस्टीट्यूट खड़ा हो गया। तो आज बैंगलोर में, वहाँ हालांकि डिजाइन ग्राफिक्स सारे कोर्सेज हैं, आज उनकी खुद की बिल्डिंग है वहां पे एक प्राइम लोकेशन में। तो मुझे अच्छा लगा, और आज भी अच्छा लगता है कि यार कहीं मैंने मेहनत की तो वो हुआ। तो 2015 में यहाँ मैं आ गया मुंबई, तो मैंने सोचा ऑडिशंस वगैरह देने पड़ेंगे। अब तो सच में जूते घिसने की बारी आ गई थी ना, क्योंकि सब कुछ तो मतलब जो किया धराया था सब पानी में चला गया। यहाँ आने के बाद मैंने कई जगह जाके ऑडिशंस देने शुरू किए। तो एक जेनेट कास्टिंग है, तो मैं जेनेट के यहाँ गया, वहां उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन एक ऑडिशन लिया, 1000 रुपये भरवा दिया। 1000 रुपये भर के मैं ऑडिशन दे दिया मैंने, उसका 2-3 बार और गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मैं चला गया। अब चूंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारे काम मेरे को जो थे वो करने पड़ते थे। तो जब जब बैंगलोर या भोपाल मेरा आना जाना लगा रहता था, तो एक बार मार्च महीने की बात है, मतलब ये जेनेट ने 1000 रुपये ले लिए और कुछ दिया भी नहीं। तो मैं वो गुस्से में ना, मतलब आज तो ना उससे पैसे वापस लेके चाहे जो भी हो जाए। तो मैं गया, और वहां लाइन लगती थी जेनेट की। वहां एक लड़का था, मेरे को जेनेट से मिला है। बोला नहीं नहीं नहीं, देखो ये सब पूरी लाइन लगी है उनसे मिलने के लिए। नहीं मेरे को मिलना ही है। बोला नहीं नहीं, आधा 1 घंटा लगेगा मैडम किसी। अब मैं खड़ा रहा लाइन में। आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया, वो बीच में एक को बुलाए, बात करे 2 मिनट वो चलाए। तो मेरा नंबर आते आते तो टाइम लगता है। मैं आगे चला गया, वहां दरवाजा खोल के अंदर घुस गया, देखा जेनेट बैठी वहां, और उधर कुछ एक एक्ट्रेस बैठे थे। वो बाद में मैं पहचान नहीं पाया, बाद में पता चला वो फलाफल एक्ट्रेस थी। अब ये जेनेट का मुंह उस तरफ है, मैं जेनेट के पीछे ही था खड़ा हूं। 10 मिनट हो गए, मैं छेप रहा हूँ, जेनेट उनके साथ बात कर। अच्छा, मैंने आवाज दी जेनेट, तो ऐसे देख के फिर वो उनसे बात करने लगी। फिर 10 मिनट बीत गए, तो इस बार थोड़ी कड़कती आवाज में बोला जेनेट। तो ऐसे मेरी तरफ देखती है वो, और मैं अंदर से ना एकदम आग बोला कि अब तो इसको मैं खा लेता हूँ। लेकिन सडनली वो मेरे को देखती है, बोलती अगस्त, वेयर आर यू? और ये इसको मेरा नाम पता है, और इसके हजारों लोग आते हैं, मेरा नाम पता है, मैं तो यहीं पे हूं। बोले नहीं, तुमको ढूंढ रहे थे हम लोग, मुझे ढूंढ रहे थे। अब वो जो गुस्सा है अंदर का, यार साक्षात देवी जो है, कास्टिंग की देवी मुझे ढूंढ रही है। अब मैं एकदम अलग उसमें चला गया।
फिर सडनली उसने बोला एक लड़के को आवाज, अरे इनको तुलसीदास का वो गेटअप देखे, जल्दी जल्दी इनका लुक टेस्ट करो भाई। वो महाराणा प्रताप ही चल रहा था। अच्छा, तुलसीदास के कैरेक्टर के लिए मतलब मेरा लुक टेस्ट होगा? तो उन लड़का बोला आइए आइए आइए, वो उधर लेके गया। ठीक है, वो तुरंत तुरंत, अब सर तो ऐसा ही था, तुरंत मेकअप हुआ सब, तुलसीदास का गेटअप। मुझे लगा ना कि अब मैं तुलसीदास बन गया, मुझे मिल गया अवसर। मैंने तुरंत घर में फोन कर दिया, मैं तुलसीदास बन गया। तो फिर वो सारा हो गया, बाहर निकल रहा हूँ, देखता हूँ दूसरे तुलसीदास घुसे आ रहे हैं अंदर। भाई ये क्या है भाई? फिर देखता हूँ तीसरे चौथे में रेडी हो रहा है। तो मैंने उस लड़के को पूछा क्या हुई? नहीं, आज लुक टेस्ट है ना तुलसीदास का, तो हमको ऑप्शन देने पड़ते हैं चैनल को। मैंने अच्छा चलो ठीक है। तो मेरा अच्छा हुआ, तो मुझे लगा मेरा तो हो ही जाएगा। 3 दिन बीत गए, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। तो मैं एक दिन गया वहां पे, मतलब क्या हुआ मेरा तुलसीदास का अभी तक हुआ? बोला नहीं, वो चैनल को ना नॉन फेस चाहिए, तो आपका तुलसीदास में नहीं। तो मैं बड़ा मायूस हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब मैं गेट से निकल रहा हूँ, तभी पीछे से एक और लड़का उनका दौड़ता हुआ आया, बोला आपको मैडम बुला रही हैं। मैं अंदर गया, बोला कि अगस्त तुमको ना वो नरहरि दास जो है ना तुलसीदास के गुरु, उनके लिए फाइनल किया गया, तो वो 3-4 दिन का शूट है। पर ठीक है मैं करूंगा। तो मैंने वो शूट किया। लेकिन क्या हुआ, वो शूट करने के अगले ही दिन शाम को मुझे कॉल आया कि आपको जो चक्रवर्ती सम्राट अशोका सीरियल है, उसमें आपको अशोक के गुरु के लिए हमने फाइनल किया है, और ये 1.5-2 महीने का ट्रैक है, और ये करजत में शूटिंग होगी एंटी स्टूडियो। तो अच्छी बात है भाई। तो मैं वहां चला गया अगले दिन। वो मतलब आपका एक से एक हाँ, तो प्रोडक्शन की गाड़ी है, वहां लेके चली गई। मेरा लुक मतलब वहां वहीं पे हो गया। लेकिन वो कैरेक्टर जो है ना, वो मुझे बोला गया था 1.5 महीने का ट्रैक होगा, लेकिन वो शुरू से लेके अंत तक, तो मैं अशोका में 1.5-2 साल बिजी हो। पूरा सीरियल। हाँ, और वो कैरेक्टर भी बड़ा पॉपुलर हो गया। गुरु का नेगेटिव कैरेक्टर था, मैं अशोका को हमेशा परेशान करता हूँ और सुशील के फेवर में। तो वो कैरेक्टर मतलब लोग जानने लगे मुझे उससे। फिर मुझे उसके बाद एक के बाद एक वहाँ इच्छा प्यारी नागिन मिल गया, नागार्जुना मिल गया। फिर बीच में मैंने एक चाइनीज फिल्म भी की, मॉन्सुएंजा। ठीक है, तो ऐसे काम के बाद काम फिर मिलते गए आप। मतलब जो आपने सोचा था वो हो गया, मतलब हाँ, जो डेस्टिनी था वहाँ पे आप आ गए। बिल्कुल। तो और आपने बहुत सारे काम भी कर लिए, अभी तक तो 50 से ज्यादा हो चुका होगा। हाँ, लगभग मतलब 40 के ऊपर टीवी शोज हैं, बस छोटे बड़े किरदार मिला के सब। हाँ सब। तो मुझे तो बहुत सारे पंडित से लेके, और फिर तो सपीरा से लेके, और फिर ये गुरु से लेके सारे कैरेक्टर्स सारे मैंने की, फिल्में भी की, अक्षय कुमार के साथ गोल्ड भी की मैंने। ऑल इन वन। हाँ, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे, जहाँ पे आके उसको रुकना था वहाँ पे आके वो रुक गया। हाँ नहीं, अभी भी मतलब जो चाहिए ना वो मिला नहीं, उसके लिए प्रयास। हाँ, वो तो बिल्कुल, उसके लिए प्रयास चल रहा है अभी। यस यस। लेकिन जैसे सुभाष घई जी के साथ आप जानकी कर रहे हैं। जानकी, हाँ, मैंने देखा था। अब जानकी का मैं मेन विलन, तो वो भी मतलब मिला, और मेरा बड़ा अच्छा शूट किया गया है। बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है जो मैं अभी भी प्ले कर रहा हूँ। नहीं, जो भी आप अभी डिजर्व करते हैं वो तो आना ही आना है, क्योंकि मेहनत है तो फिर सब कुछ है। बिल्कुल। आप बिहार में पटना से, जो आप एक्टर हैं अभी, आपके जब आप पटना जाते होंगे, यार दोस्त मिलते होंगे, उनका कैसा रिएक्शन? मतलब आप भी तो आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर, हो सकता है वो लोग जॉब कर रहे हो, कोई डिफरेंस लिखा लगे हो, कुछ वकील बैंक सब, लेकिन ये फील्ड अलग है, थोड़ा दिखता दूर से ना, वो बहुत ही कमाल है। हाँ, तो उनकी नजर में कैसा होता है? उन सब की नजरों में जब मैं अशोका सीरियल कर रहा था तब मैं बड़ा मशहूर हो गया था। वाह। हमारा जो केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना, हाँ हाँ हाँ। उस पूरे ग्रुप में मतलब मुझे मेरे सीनियर्स, मतलब 10-15 बैच, 20 बैच पहले वाले, बाद वाले, सब मुझे जानने पहचानने लगे, और सबको बड़ा गर्व महसूस होता था। और इवन एलुमनाई मीट हुआ जिसमें जा नहीं पाया था मैं, लेकिन मुझे बहुत सारे कॉल्स आए कि आप आइए,
अच्छा, एक बार मैं पटना गया तो मुझे इतने इनविटेशंस मिले कि आप हमारे घर आइए, अच्छा हमारे, लगता है। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता था कि भाई मेरे स्कूल के लोग मुझे बुला रहे हैं, और मेरे दोस्तों को बड़ा गर्व महसूस होता था। फील प्राउड होता है। हाँ, और चूंकि मैं एक ही केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ा, मतलब पटना में तो मैं, अलग अलग। हाँ, यहाँ तक कि पुणे में जो केंद्रीय विद्यालय बॉम्बे सैपर्स, वहां भी पढ़ा मैं, तो मेरे दोस्तों को बड़ा गर्व महसूस होता था। तो पुणे तो चलो नजदीक है, मेरा आना जाना हो जाता था, तो मेरे दोस्त बड़े खुश होते थे कि यार हमारा जो, बचपन का एक हाँ, अलग लगाव कि ये किया है। एक्टर बन गया, अल्टीमेटली जो इसका सपना था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बिहार से, ये जो बिहारी शब्द होता है, बिहार हाँ। खटकता है, कभी किसी ने यूज किया है? देखो क्या होता था, पहले बहुत खटकता था। जब मैं पटना में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था तो मेरा एक्सेंट जो है ना, वो पूर्ण रूप से वही, जैसा पटना में जिस तरीके की भाषा, का रे, कैसा न रे, कौन सी रे, तो इस तरीके से जो मेरी भाषा थी वो थी। क्योंकि लंबा समय, 4 साढ़े 4 साल में लगातार रहा था, 10th क्लास, 1986 में मैंने 10th किया था। तब तक मेरे पिताजी जो है वो फील्ड में पोस्टेड थे, जहां जो फैमिली अकोमोडेशन नहीं था, इसलिए हम लोग पटना में रहते थे। 86 में 10th करने के बाद मैं केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद गया, जो अजमेर के पास है। अब मेरी भाषा सुन के मुझे बिहारी बिहारी बोलते ना, मेरा नाम ही बिहारी पड़ गया पूरे स्कूल में। तो जो मेरे क्लास वाले हैं वो मुझे बिहारी बोले, ओए बिहारी इधर आ। और जो मेरे जूनियर बच्चे थे वो मुझे बिहारी भैया बोलते थे, अरे बिहारी भैया, बिहारी भैया, इस तरीके से वो मेरा नाम पड़ गया था। वो खटकता था, बड़ा बुरा लगी। तो मैंने बोला नहीं यार, एक अंदर से थोड़ा सा ये होगा, नहीं, अब मैं मेरी भाषा सुधारूंगा, क्योंकि भाषा के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो भाषा सुधारने के लिए मेरे पिताजी फौज में आर्मी एजुकेशन कोर में थे, तो पढ़ने और पढ़ाने वाला काम किया करते थे फौज में। मुझे बहुत सारी किताबें और न्यूज़पेपर्स ला के देते थे, मैं उनको पढ़ता था, और वो भी मुझे मेरी भाषा को सुधारने में मदद किया करते थे, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत अच्छे वक्ता थे। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि जो धीमी गति के ऑल इंडिया रेडियो पे समाचार आते हैं ना, उनको तुम सुनो। सुनो और वैसा बोलो। अच्छा, मैं सुनता था और बोलता था, अब पता नहीं चलता था कि मैं कैसा बोल रहा हूं। तो मेरा एक दोस्त था, महेश मुरजानी, सिंधी था, वो बोले सुन ना, एक टेप रिकॉर्डर खरीद ले तू, और उसमें ना तू रिकॉर्ड किया कर तेरी आवाज को। मैं बोला यार, भाई हमारे पिताजी फौज में, यार इतनी सैलरी नहीं है, तो उतनी सैलरी नहीं होती फौज में, आजकल ज्यादा है। बोला यार कैसे करेंगे? बोला यार वो दिल्ली में टेप रिकॉर्डर आते हैं ना, चल मैं तेरे को खरीदवा देता हूँ। तो मैं और महेश मुरजानी हम बस में बैठ के अजमेर गए, तो 20 किलोमीटर था वहां से। तो वो जो दिल्ली में जो आते हैं ना टेप रिकॉर्डर, तो 1 350 रुपए में खरीदा। उसके साथ उन्होंने 2 कैसेटें हमको फ्री में दी, एक अनूप जलोटा की, और एक और कैसेट जो थी वो ब्लैक कैसेट, वो मैं लेके आ गया। अब उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, धीमी गति, हाँ, फिर सुनो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर सुनो। तब लगता था नहीं, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ नहीं, यहाँ मुझे ऐसा बोलना चाहिए। अब वो कई बार ऐसा होता था ना, दिल्ली में टेप रिकॉर्डर था ना, वो कई बार वो टेप उसे में चूं करके फंस जाए, फिर देखो उसको निकालो, उसको सीधा करो पेंसिल डाल डाल के, तो वो भी हम लोग किया करते थे। तो सर जब आप अशोका कर रहे थे और एक्टिंग में इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद आपको एक लंबा ब्रेक मिला सीरियल का, तो जब आप अपने फैमिली के पास गए, पापा का क्या रिएक्शन? हाँ, मैं पटना गया, और उस वक्त अशोका टेलीकास्ट ही होता था। तो मेरे पिताजी देखते थे, मेरे सारे रिश्तेदारों में, सारे मोहल्ले में सबको पता चल चुका था, और मैं मशहूर हो गया था। हालांकि मेरी माताजी नहीं थी, उनका देहांत 2012 में हो गया था, लेकिन पिताजी देखा करते थे, रिटायर्ड फौजी,
कभी टीवी और फिल्म उनका पैशन नहीं रहा था, लेकिन अशोका देखते थे। तो जब मैं वहां गया और उनसे बातचीत कर रहा था, तो उनके मन में एक जो मलाल हुआ करता था ना कि मेरा बेटा फौजी नहीं बना या कोई रेगुलर नौकरी नहीं की, सरकारी नौकरी, पहली बार उन्होंने मुझसे बोला, भोजपुरी में बोला कि रस्तवा, हम जब जब अशोका देखे ने वो हमारा सीना एकदम चौड़ा हो जाला तो रख दे। उस दिन मेरे को इतनी खुशी मिली कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कि मेरे पिताजी एकदम सेटिस्फाइड, मतलब मुझे देख कितने प्राउड फील। बहुत, मतलब मेरे लिए एक अविस्मरणीय जो पल होता है ना, तो बड़ी खुशी हुई थी उस दिन। वाह, मतलब एक बाप बेटे को देख के गर्व फील करे तो वो अलग बात होती है। बॉलीवुडिया बिहारी करके आपने एक ग्रुप, हाँ, क्यों, मतलब इसके पीछे का रीजन क्या था? देखो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हम किस तरीके से यहाँ पे मुंबई में हम रह रहे हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम किस तरीके से एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। मैंने पिछले 10 सालों में देखा है कई बिहारियों से मेरा नाता पड़ता है, कई बड़ी मुसीबत में रहते हैं, कईयों को पैसों की जरूरत होती है, कईयों को काम की जरूरत होती है, परेशानियों में रहते हैं लोग, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने पैसों से भी हेल्प की है लोगों की। तो कहीं ना कहीं ये मन में एक विचार आया कि यार चलो हर कोई पैसे तो दे नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो किसी को हम कुछ काम दिलवा सकते हैं, ठीक है। किसी को किसी अन्य तरीके से हम सहयोग दे सकते हैं, किसी के हम रहने की कुछ अगर दिक्कत है तो हम वो व्यवस्था कर सकते हैं। तो क्यों ना एक जगह हम सब आए, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं एक ही मकसद से कि हम सभी को फिल्म, टेलीविजन या ये जो अपनी माया नगरी की दुनिया है इसमें अपना नाम बनाना है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि हम सभी उस जगह तक नहीं पहुंच सकते, ये भी कटु सत्य है। लेकिन हमारे जो भाई बंधु जो मुसीबत में है उनको हम सहारा दें, यदि हमारे माध्यम से हम अपने ही समाज के लोगों को कुछ दे पाए तो वो हमारे लिए बड़ी चीज होती है। और उसके बाद मैं बताऊं, जब हमारी पहली मीट हुई थी बॉलीवुडिया बिहारी से, वहां कई लोग मिले और मिलने के बाद एक अपनापन सा पैदा हुआ। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कृष्णा जो है अपना कास्टिंग डायरेक्टर, या सोनू जो है सोनू सिंह राज, इनके साथ कई जो एक्टर्स हैं काम किया और इन लोगों ने काम दिया। मतलब इस बात की खुशी है कि भाई चलो कुछ स्टार्ट किया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है। और उसके बाद रोज मुझे कॉल आते हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को अच्छा लगा। अब मुझे आज भी किसी ने इनवाइट किया उसी ग्रुप में से, तो एक प्रोग्राम है वहां पे, तो एक सकारात्मक कदम जो है वो उठाया गया है और उससे अच्छी चीजें हो रही हैं। अब इतनी जल्दी तो नहीं होंगी, समय लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। मतलब इसको कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल, हमको एक दूसरे को सहयोग, हम भी इसी नाते बैठे हैं ना, हम भी तो उसी बॉलीवुडिया बिहारी इसके, क्योंकि हमें एक दूसरे को सहयोग करना है, हमें एक दूसरे को बढ़ावा देना है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से उठ के आ रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि भाई पहले ठीक है तुम आए हो, मैंने स्ट्रगल किया है तो तुम भी करो। बिल्कुल। पर अभी सब कुछ चेंज हो रहा है, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और अच्छी बात है। और इस ग्रुप के जरिए अगर और चीजें अच्छी हो रही हैं तो वो और भी अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी से मैं मिली, भाभी बहुत प्यारी, वो भी तुमको बहुत मानती है। एक्चुअली हम दोनों का नेचर शायद सेम। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी के लिए ना कुछ प्यार भरी बातें आप, ताकि मैं भाभी को पर्सनली बोल रही। हाँ देखो, अंजलि रिक्वेस्ट कर रही है, तुमको पता है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, और वो प्रेम था, है और वो हमेशा बरकरार रहेगा, भले तुम मानो या ना मानो, लेकिन है। बस यूं ही अब तक जिंदगी कटी है, आगे भी ऐसे ही कटती रहेगी। तो यही तुमको मैं विश्वास दिलाता हूँ, और जैसा होता है कि भाई
पति पत्नी जो है वो 7 जन्मों के लिए बंध जाते हैं, वैसे ही हमारा रिश्ता भी। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया है। आपकी बेटी है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी। मैं बेटी डायरेक्शन में अभी है ना? हाँ शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट किया उसने। हाँ मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज मैं एक बाप से बात कर रही हूँ। आपको किससे प्यार है? मतलब जितना मैंने नोटिस किया है कि बेटियों को बाप से और बाप को बेटी से प्यार होता है। माँ का बेटा जो बेटा होता है ना वो लाडला होता है, पर बेटी का बाप। हाँ, ये बात सही है कि भाई जो बेटियां हैं वो बाप के लिए बहुत प्रिय होती हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा है कि हमारे लिए दोनों बराबर है। हाँ, लेकिन बेटी कहीं ना कहीं होता है। वो है, और कहीं ना कहीं एक जो अपोजिट सेक्स होता है ना, वो सही बात है हाँ। कि बाप एक बेटी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, प्यार करता है, और माँ जो है अपने बेटे से। और ये हमारे घर में भी कोई मतलब अलग चीज नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पे बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक बाप होने के नाते, या मेरी वाइफ भी है, हमारे बच्चे जो है दोनों, बेटा मेरा 24 साल का हो गया है, बेटी मेरी 20 साल की हो चुकी है। उन दोनों को जीवन में जो करना था या जो करना चाहते हैं, हमने कभी भी उनके ऊपर कोई बंदिश डाली नहीं। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि तुम ये करो, तुम वो करो, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, ये एग्जाम दो, वो सरकारी नौकरी। मैंने बोला ना कि जो मैंने रियलाइज किया था कि जीवन एक है, और उस जीवन में अपने दिल की कर लो, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ना फिर वो मलाल नहीं रहेगा कि मैंने अपने जीवन में अपने मन की नहीं। तो मैंने बच्चों को बोला, मेरी बीवी ने भी, कि भाई तुम लोगों को जो करना है जीवन तुम करो, फैसला करो। तो बेटी बोली मेरे को फिल्म मेकिंग करनी है, तो हमने बोला लो जी एडमिशन करा लो। तो उसने अपना फिल्म मेकिंग के कोर्स में, ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन करा लिया। बेटे ने बोला मेरे को थिएटर करना है, डांस करना है। हमने बोला ये लो जी करो तुम, और जो भी बेस्ट होता है हम तुम्हारे लिए करेंगे। मतलब देखो, हम लोग भले मुसीबतों में रहे हो, कठिनाइयां आई हो, कई तरह की कठिनाइयां जीवन में तो आते रहती है ना, लेकिन बच्चों का एजुकेशन, देखो एजुकेशन के साथ ना कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पढ़ा लिखा एक इंसान को होना बहुत जरूरी है। तो हमारे बच्चे मतलब बेस्ट स्कूल में पढ़े, पुणे बिशप स्कूल में पढ़े। हमने उनको बोर्डिंग में भी डाला। जब वो मुंबई आ गए तो मुंबई में भी अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन दिलाया, और उन्होंने हमारा जो हमारी इज्जत है, हमारी जो मान मर्यादा है उसको रखा उन्होंने, और आगे अच्छा करा। मेरी बेटी फिल्म मेकिंग में आ गई है, वो डायरेक्शन में है, उसका सपना एक अलग है। तो हमने बोला ये तुम्हारे जो सपनों को उड़ा रहा है उसको तुम जारी रखो, हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वो हम सब करेंगे। सर अभी जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो आ रहे हैं हमारी फील्ड, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ टिप्स दे देंगे तो उनके लिए हेल्प हो जाएगा। बिल्कुल, देखो सब कहते हैं कि भाई बड़े सोच समझ के यहाँ पे आना, ठीक है। यहाँ पे पग पग पे कांटे बिछे हुए हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करके आओ, ठीक है, एक बैकअप लेके आओ, एक साइड में इनकम लेके आओ, इस तरीके से लोग कहते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि भाई आपके मन में एक बार आ गया ना कि मेरे को ये करना ही करना है। मैं जानता हूं दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, ठीक है, पैसे नहीं होते हैं, खाने को नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो जो मन में होता है ना, अब उसको मार के कैसे रह सकते हैं? सिर्फ पैसों के लिए या कुछ और चीजों के लिए मत मारिए उसको, मुसीबत झेल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, उसने आपको जन्म दिया है तो वो आपसे करवाएगा भी। आज जितने भी देखिए जो सक्सेसफुल लोग हैं, मैं उनको सुनता हूं तो वो यही कहते हैं कि भाई मत आ रहा है इस इंडस्ट्री में जब तक तुम्हारे पास एक बैकअप का प्लान ना हो, जब तक तुम्हारे पास पैसे ना हो। भाई आपने क्या किया? आप भी तो उन्हीं मुसीबतों से गए ना, तभी तो आप सक्सेसफुल हुए।
तो भाई दूसरों को क्यों रोकें? उनको भी आने दीजिए, करने दीजिए। अगर जीवन में कष्ट लिखा है, उसके बाद सक्सेस लिखी है, तो करने दीजिए उनको। सर जाते जाते एक छोटी सी हेल्प, हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा कुछ बोल। मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि टाइमलेस टेल्स विद अंजलि एक बड़ा ही अनूठा, बड़ा ही कमाल का पॉडकास्ट है, जिसे अंजलि जैसी होनहार लड़की ने शुरू किया है। और मैं देख रहा हूँ इसको, मतलब कुछ महीनों से बहुत मेहनत कर रही है, बहुत स्ट्रगल भी किए हैं, मुसीबतें भी झेली है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि सिर्फ बातें नहीं करती है, इसने जो अपना पॉडकास्ट है उसको शुरू किया। एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल रादर देन कर्सिंग द डार्कनेस। मतलब आप अंधेरे को कोसते रहेंगे, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आपको अगर अंधेरा दूर करना है तो कम से कम एक दिया तो जलाइए, और अंजलि ने वही काम किया है। भाई दूसरों की तरफ बातें नहीं कर रही है, उसने अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया। तो देखते रहिए आप लोग टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान की नई कहानी के साथ। थैंक यू।